हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था फ्रैक्चर मैनेजमेंट ऑफ क्लोज फ्रैक्चर। वो फ्रैक्चर जिनके ऊपर के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं फ्रैक्चर सेगमेंट के वो मेंटेन्ड हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम ओपन फ्रैक्चर के मैनेजमेंट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखा है तो आपको ऊपर लिंक दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले आप उसको जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ आ जाएगी। अब हम बात करते हैं ओपन फ्रैक्चर्स के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा अभी और हमने जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उसमें भी रीड किया कि जब भी ओपन फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर होते हैं जिसके अंदर फ्रैक्चर होने के बाद जो फ्रैक्चर के ऊपर की कवरिंग है वो इंटैक्ट नहीं रहता है और फ्रैक्चर जो है वो आउटर कांटेक्ट जो आउटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके कांटेक्ट में आ जाता है। तो उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। कैसे? अब हमें पता है कि जो हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी में वो कौन सा है? स्किन। स्किन जो है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होने के साथ साथ सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन हमें वही प्रोवाइड कर रहा है। चारों तरफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर में है उनसे प्रिवेंट कर रहा है। कैसे? जब तक स्किन इंटैक्ट रहेगी आपकी बॉडी पे वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर एंट्री करने नहीं देगी। तो कोई भी अगर आपको इंजरी होती है, अगर वो स्किन उस जगह की मेंटेन्ड है, सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है, तो वो इन्फेक्शन को अंदर जाने नहीं देगी। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं जैसे कि ओपन फ्रैक्चर्स की। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन आता है, जो ओपन फ्रैक्चर को और क्लोज फ्रैक्चर को डिफरेंशिएट करता है, उसका मतलब होता है कि जो ओपन फ्रैक्चर होगा उसमें ज्यादा चांसेस हैं इन्फेक्शन होने के, क्योंकि जो फ्रैक्चर साइट है उसका आउटर एनवायरनमेंट से कॉन्टैक्ट एक तरह से बन चुका होता है। दूसरी जो पॉइंट आता है, जो हमने पहले वीडियो में पढ़े थे जिसमें हमने क्लोज फ्रैक्चर्स के बारे में रीड किया था, उसमें जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस थी, जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं लाइक कास्ट और आपके पिन, नीडल एंड स्क्रूज एक्सेट्रा, जितने भी स्प्लिंटिंग डिवाइस थे जो हम यूज कर रहे थे, लाइक परक्यूलिनस पिन्स यूज कर रहे थे, फिर क्लोज इमोबिलाइज कर रहे थे, कास्ट लगा रहे थे, स्लिंग दे रहे थे, स्पाइकर यूज कर रहे थे। अब उन सब का यूज हमें बड़े ही ध्यान से करना पड़ेगा अगर हम बात कर रहे हैं ओपन फ्रैक्चर से, क्योंकि अगर कहीं पे ओपन ट्रॉमा है और ओपन इंजरी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है, उस केस में अगर हम ऊपर कास्ट लगा देते हैं तो वो और कंडीशन को डेटोरेट कर सकता है, वहां पे इन्फेक्शन की चांस और बढ़ जाएंगी। तो इसलिए उस कंडीशन में हमें बड़े केयर के साथ कास्ट लगाना होता है। और कास्ट के साथ साथ हम उस अगर बहुत ही छोटा सा वुंड हो उसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं इस केस में, अगर हम इमोबिलाइज कर रहे हैं कास्ट लगा के, तो कास्ट में आपने देखा होगा कि एक छोटा सा स्पेस बना देते हैं जिसको ओपन या क्लोज करके देख सकते हैं, उसको कहते हैं प्लास्टर विंडो। जो कास्ट में विंडो बनाई जाती है उसको प्लास्टर विंडो कहते हैं। उसके थ्रू हम अगर कोई ट्रॉमा होता है उस जगह पे, सपोज यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था और यहाँ पे स्किन रप्चर हो गई, स्किन रप्चर होने के बाद आपने जब कास्ट लगाया था और जिस जगह पे इंजरी वुंड है वहां पे एक पीस आपने प्लास्टर कास्ट में पहले ही थोड़ा सा काट के रख लिया, उसको आप इंसर्ट कर सकते हो या निकाल सकते हो, उसको कहते हैं प्लास्टर विंडो। तो वो मेंटेन करनी पड़ती है। साथ ही साथ जब भी हमें पता है कि जितना ज्यादा फ्रैक्चर सेगमेंट डिस्प्लेस होंगे उतनी उनके बीच की जो आर्टेरियल सप्लाई है, आर्टेरियल सप्लाई मतलब जो उसको ब्लड सप्लाई आ रही है, जो रिक्वायरमेंट है जिसकी, जिस ब्लड की रिक्वायरमेंट है उसकी हीलिंग के लिए, नॉर्मल बोन रिमॉडलिंग के लिए, वो ब्लड सप्लाई ज्यादातर कट हो जाया करती है। साथ ही साथ हमें पता है जब भी किसी को ओपन फ्रैक्चर होगा मतलब कि वो किसी न किसी हाई वेलोसिटी ट्रॉमा की वजह से हुआ है, या फिर अगर फ्रैक्चर सेगमेंट इतने ज्यादा डिस्प्लेस हो गए कि जो अंदर ये नॉर्मल बोन थी, फ्रैक्चर हुआ बहुत ही सीवियर ट्रॉमा के बाद, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ और उसके बाद जो बोन सेगमेंट था उसका जो दो बोन सेगमेंट बन गए टूटने के बाद, एक सिंगल बोन थी, दो टूटे, जो इसका एज शार्प कॉर्नर है, जो सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर है ये बोन, इसके ऊपर पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम के ऊपर मसल्स, मसल्स के ऊपर फेशिया, फेशिया के ऊपर फैट, एंड देन वी हैव स्किन। तो उन सब लेयर्स को कट करते हुए ये बोन बाहर आ गई। तो ऐसा भी हो जाता है कुछ कंडीशंस में। तो इसको कहते हैं जो फ्रैक्चर ओपन हुआ इनसाइड टू आउट। तो इस कंडीशन में भी आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि वो बोन जो है उसकी अगर ब्लड सप्लाई लॉस हो गई तो एक तो चांसेस है कि माल यूनियन में जाएगा फ्रैक्चर, दूसरा नॉन यूनियन में जा सकता है कि फ्रैक्चर यूनाइट ही नहीं हुआ। आपने इतना टाइम से आपको 6 से 7 मंथ आपने पेशेंट को इमोबिलाइज करके रखा लेकिन वो यूनाइट ही नहीं हो रहा है, कैलसी फॉर्म नहीं हो रहा है इस बोन में। और ऐसी कंडीशन में कैलसी फॉर्म इसलिए नहीं होता क्योंकि जो ब्लड हेमाटोमा नॉर्मल बनना होता है, जैसे कि हमने फ्रैक्चर हीलिंग में रीड किया था सेकंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज में, उसका भी आपको लिंक ऊपर दिख रहा होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है ओपन फ्रैक्चर के, जब आप डेब्राइड करते हैं उनको, जब क्लीन करते हैं उस कंडीशन में ब्लड जो है वॉश ऑफ हो जाता है, फिर आप इंटरनली जब उसको रिड्यूस करते हैं फ्रैक्चर को तो वहां पे हेमाटोमा नहीं बनता है। तो वो भी एक केस हो सकता है कि फ्रैक्चर डिलेड हीलिंग हो या फिर नॉन यूनियन में चला जाए, मतलब यूनाइट ना हो। क्या माल यूनियन हो सकता है? माल यूनियन का मतलब होता है कि वो जुड़ तो गया
अब नॉर्मल बोन ऐसी थी, आपने यूनाइट कर दी और वो जुड़ने के बाद बोन ऐसे जुड़ चुकी है, तो इसको कहते हैं मॉल यूनियन। जो कि हम चाह रहे थे जिस पोजीशन में बोन जुड़े उसके कुछ उल्टे सीधे या फिर आप कह सकते हैं माल अलाइनमेंट हो जाए, जिस अलाइनमेंट में हमें बोन चाहिए थी उसकी अपोजिट अलाइनमेंट आए या फिर कुछ भी शेप में अल्टरेशन आए, उस कंडीशन को कहते हैं माल यूनियन। सो ये तीन कॉम्प्लिकेशन या फिर ये तीन जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये देखने को मिल सकते हैं जब भी हम ओपन फ्रैक्चर को डील कर रहे हैं। और ओपन फ्रैक्चर को रीड करने के लिए एक साइंटिस्ट है डॉक्टर गस्टिलो एंड एंडरसन, उन्होंने इन फ्रैक्चर्स को क्लासिफाई किया। अब ये क्लासिफिकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है हम पेशेंट को एक तरह से हम मार्क भी कर सकते हैं, उसकी सीवियरिटी भी स्कोर बता सकते हैं कि कितना सीवियर कंडीशन है पेशेंट के जो ओपन फ्रैक्चर हुआ है। उन्होंने सबसे पहले क्लासिफाई किया फ्रैक्चर को तीन टाइप में, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, या फिर ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड सो ऑन ग्रेड 3। फिर उसके बाद उस स्केल को उन्होंने मॉडिफाई करके जो ग्रेड 3 था उसमें उन्होंने आगे डिवाइड कर दिया ग्रेड 3 ए, ग्रेड 3 बी एंड ग्रेड 3 सी। वो उसको भी अब हम रीड करेंगे। तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया, उन्होंने सीवियरिटी के स्कोर पे, मतलब जो ओपन फ्रैक्चर हुआ है उसका कितना ज्यादा डैमेज हुआ है उस बेस पे ये क्लासिफिकेशन दिया। और इसका यूज करके एक तो हम पेशेंट को अलग अलग मार्क कर सकते हैं कि उसके स्कोरिंग के बेस पे कि कितना सीवियर कंडीशन है, कितनी जल्दी उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए और किस टाइप का ट्रीटमेंट चाहिए, ये भी हम जज कर सकते हैं उस क्लासिफिकेशन का यूज करके। तो आइए सबसे पहले हम उस क्लासिफिकेशन को रीड करते हैं कि, और साथ ही साथ कुछ निमोनिक का यूज करके अभी हम उसको याद भी कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है गस्टिलो एंडरसन क्लासिफिकेशन, हम मॉडिफाइड जो वर्जन है उसका वो रीड करेंगे। तो गस्टिलो जो एंडरसन क्लासिफिकेशन है उसका टाइप 1 या फिर ग्रेड 1 जो फ्रैक्चर, वो फ्रैक्चर होते हैं जिनका जो फ्रैक्चर होने के बाद जो ऊपर वुंड बना है, ठीक है, जो चोट लगी है बेसिकली जो पर्सन को, उसका जो साइज है, एक तो वो क्लीन वुंड होगा, ज्यादा उसमें ज्यादा ब्लड लॉस नहीं होगा, और साथ ही साथ जो उस वुंड का जो आपको स्किन में वुंड दिखाई दे रहा है उसका साइज 1 सेंटीमीटर से कम होगा। ये इसको कहते हैं ग्रेड 1 एंडरसन एंड क्लासिफिकेशन, गस्टिलो एंड एंडरसन क्लासिफिकेशन ग्रेड 1 G&A क्लासिफिकेशन। एंड अब उसके बाद आता है कि इसमें जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है बहुत कम होगी और फ्रैक्चर जो है वो सिंपल फ्रैक्चर होगा, ज्यादा ही वो बहुत ज्यादा डिस्प्लेस फ्रैक्चर नहीं होगा। तो ये होता है आपका टाइप 1। देन वी हैव टाइप 2। टाइप 2 में जो ओपन वुंड हुआ है उसका साइज 1 सेंटीमीटर से ज्यादा और 10 सेंटीमीटर से कम। टाइप 1 में 1 सेंटीमीटर से कम, टाइप 2 में 1 से ज्यादा और 10 से कम, ठीक है। और साथ में स्लाइट सॉफ्ट टिश्यू डैमेज बट नॉट सो एक्सटेंसिव, थोड़ा बहुत सॉफ्ट टिश्यू डैमेज होगा और फ्रैक्चर पैटर्न भी नॉर्मली होगा, जो ट्रांसवर्स या ओब्लिक फ्रैक्चर पैटर्न होगा, नॉट सो डिस्प्लेस्ड। उसके बाद आता है जैसे जैसे मैंने अभी बताया जिस हिसाब से ग्रेड बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा फ्रैक्चर जो है वो सीवियर होता चला जाएगा, उतना ज्यादा सीवियरिटी बढ़ेगा। उसको हम फिर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ए, बी एंड सी। टाइप 3 को सी में डिवाइड करेंगे। टाइप सी में आपके जो टाइप 3 है इसमें जो फ्रैक्चर होगा बहुत ही सीवियर फ्रैक्चर होगा, जो सॉफ्ट टिश्यू है बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव डैमेज हुआ होगा। और हमें पता है जब भी किसी को ओपन फ्रैक्चर सीवियर होता है तो जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, अब देखो ये एक बोन है, इसके ऊपर से कुछ बोन की तरह ऊपर से नर्व्स जा रही हैं, वेसल्स जा रही है, वो भी इंजर हो सकती हैं। जैसे ही शार्प एंड जो है बोन का उस पर लगेगा और ब्लड सप्लाई अगर कट हो गई तो डिस्टल सेगमेंट भी उसका गैंग्रीन हो सकता है, इश्मिक नेक्रोसिस हो सकता है, तो वो भी बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। वो नर्व डैमेज हो गई तो पेशेंट को पैरालिसिस हो सकता है। तो इन कंडीशन को देखते हुए जो टाइप 3 आता है वो सबसे ज्यादा उसमें हाई वेलोसिटी ट्रॉमा होगा और जो वुंड का साइज है वो 10 सेंटीमीटर से लार्ज भी हो सकता है। और साथ ही साथ उसमें एक चीज और देखने को मिल सकती है कि जो सॉफ्ट टिश्यू डैमेज है बहुत ही एक्सटेंसिव है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी में। ये टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी जो है ये ग्रेड 3 के ही सब टाइप्स हैं। अब ग्रेड 3, अब इनको याद कैसे करेंगे, ए में क्या होगा, थर्ड ए में क्या होगा, थर्ड बी में क्या होगा, थर्ड सी में क्या होगा। तो आप क्या रखना है, सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए में जो है जो एडवोकेट बोन सॉफ्ट टिश्यू होगा, भले इंजरी जो है वो एक्सटेंसिव होगी, इंजरी बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन जितना बोन को चाहिए, मतलब बोन के सराउंडिंग जो टिश्यू है वो एडवोकेटली मेंटेन्ड है। तो एडवोकेट मेंटेन से मतलब यहाँ पे ये है कि ज्यादा इंजरी तो हुई है लेकिन फिर भी इतना स्किन या रप्चर जो भी उसके ऊपर कंटेंट है इतना नहीं हटा है कि बहुत ज्यादा आप कहेंगे बहुत ज्यादा सीवियर हो गया है और वो जो है फ्रैक्चर को जो उसका यूनियन है उसको अफेक्ट कर देगा, इतना नहीं हुआ है। तो उसको कहते हैं E स्टैंड फॉर एडवोकेट सॉफ्ट टिश्यू मेंटेन्ड। बी में आएगा, B4 होता है बोन। तो
थर्ड बी जो है उसमें क्या होता है, जो आपकी पेरियोस्टम है इंजरी होने के बाद वो स्ट्रिप हो जाएगी, वो पेरियोस्टम भी कट जाएगी साथ में, और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा और एक्सटेंसिव टिश्यू लॉस होगा साथ साथ, जो सराउंडिंग टिश्यू है, और फ्रैक्चर भी हाईली डिस्प्लेस्ड होगा। उसके बाद आपको सेकंड में याद कर लिया, बोन में आता है पेरियोस्टम, तो पेरियोस्टम स्ट्रिपिंग होगी। टाइप सी की जब बात करते हैं, जैसे कि आप टेबल में देख पा रहे होंगे, टाइप थर्ड का जो सी पार्ट है उसमें क्या होता है, सी स्टैंड फॉर कट। तो कट क्या करना है यहाँ पे, जैसे ही इंजरी हुई उसके बाद सपोज कोई वेसल जा रही थी या फीमरल आर्टरी जा रही थी फीमर के शाफ्ट के ऊपर से, फीमर का फ्रैक्चर हुआ, ओपन फ्रैक्चर, और उसके जो शार्प एंड थे उसने कट करके एकदम से कट कर दिया फीमोरल आर्टरी को। जब भी आर्टरी कट हो जाती है उस केस को हम क्लासिफाई करते हैं गस्टुलर एंडरसन क्लासिफिकेशन टाइप थर्ड सी, जिसमें कट हो जाए। ठीक है, आपको ऐसे याद करना है इस क्लासिफिकेशन को। आई होप इसको आप समझ चुके होंगे और आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट जैसे हमने पहली वीडियो में पढ़ा था क्लोज फ्रैक्चर्स के बारे में, सेम मैनेजमेंट यहाँ पे वही रहेगा, इमरजेंसी, देन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, देन रिहैबिलिटेशन, देन उसको EDR कहा गया है। इमरजेंसी मतलब जब भी आपको कोई पेशेंट दिखेगा जिसको ओपन फ्रैक्चर हो चुका है या फिर ओपन इंजरी है, सबसे पहले आप उस एरिया को फर्स्ट एड के जब भी बात कर रहे हैं तो उसको कंप्रेस करेंगे, जिससे कि जो ब्लड लॉस हो रहा है वो ना हो। किसी स्टेराइल क्लॉथ को आप बाइंड कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा प्रोक्सिमल, जिससे कि जो ब्लड लॉस है थोड़ा कंप्रेस होने की वजह से ज्यादा वो रिलीज ना हो पाए। जैसे एक टॉर्निके काम करता है कि टॉर्निके को बाइंड कर देते हैं और वो ब्लड को एक तरह से रोक देता है, ब्लड फ्लो को, और ये यूज होता है जब सर्जरीज में करी जाती है कि ब्लड जो है ज्यादा लॉस ना हो। एक तो वो काम आप कर सकते हैं, साथ ही साथ आप उसको जो है टैप वाटर से वॉश कर सकते हैं। तो ये होती है जब इंजरी साइट पे किसी को आप देख रहे हैं पेशेंट को, तो फर्स्ट एड में क्या क्या किया जा सकता है। साथ ही साथ जब भी आपको पता है किसी को आप फ्रैक्चर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको स्प्लिंटेज वहां प्रोवाइड करनी ही करनी है। और स्प्लिंटेज प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। किसी भी आप हार्ड फर्म सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके उसको वहां बाइंड कर सकते हैं और उसको स्प्लिंट कर सकते हैं। स्प्लिंट करने का मतलब जिस पोजीशन में है उसको प्रिवेंट करना है, रेस्ट देना है उसको, वहीं उसको मूव नहीं होने देना है। हमें पता है जितना फ्रैक्चर सेगमेंट मूव होगा उतनी ज्यादा इंजरी बढ़ेगी, उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आएगा, उतना ज्यादा सॉफ्ट टिश्यू डैमेज होगा। यस, तो ये इसलिए स्प्लिंटेज का बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है। अब हम बात करते हैं कि आप पेशेंट को जो है एक सेंटर में ले आए, एक केयर में ले आए, उसके बाद क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उस ट्रीटमेंट को आप याद करने के लिए एक निमोनिक याद कर सकते हैं। जब भी किसी को ओपन फ्रैक्चर है उसका जो ट्रीटमेंट होता है, जब हम पर्टिकुलर सेंटर में ले आए, ऑर्थोपेडिक सेंटर में, जिस साइड पे फ्रैक्चर हुआ था, रोड साइड पे किसी को सपोज फ्रैक्चर हुआ, आप उसको एम्बुलेंस में केयर यूनिट में ले आए, तो वहां पे क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं इमरजेंसी केस में। तो सबसे पहले आप याद कर सकते हैं एक निमोनिक चीज का नाम होता है PAST, पास्ट। देन आपने अल्फाबेट रीड किए होंगे, W के बाद क्या आता है, X। तो आपको याद करना है पास्ट, WX। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पास्ट से। तो जब भी पेशेंट प्रेजेंट करेगा आपको उसको प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देनी है। एंटीबायोटिक्स क्यों देनी है, आपको पता है कि जब भी ओपन फ्रैक्चर होगा तो स्किन इंटैक्ट नहीं है, जो बोन के ऊपर की जो कवरिंग है वो इंटैक्ट नहीं है, तो वहां पे इन्फेक्शन के चांस हाई है। तो आप पहले ही एंटीबायोटिक पेशेंट को दे देंगे कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ भी जाए तो ऑलरेडी उसको एंटीबायोटिक किल कर दे। तो ये काम है प्रोफाइलेक्सिस का। प्रोफाइलेक्सिस मतलब जो आपको लग रहा होगी कोई कंडीशन हो सकती है, आप उसके लिए पहले ही बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, दैट इज नोन एज प्रोफाइलेक्सिक एंटीबायोटिक, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स, P से। देन A फॉर एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिक मतलब जो आपको पेन किलर्स मेडिसिन देंगे, क्योंकि पेशेंट को ओपन इंजरी है तो वहां पे जो नर्व्स है वो बहुत इरिटेट हो रही होंगी, जो पेन फाइबर्स उसकी वजह से सीवियर पेन होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए आप पेन किलर्स प्रोवाइड करेंगे। देन यू हैव द S एंड T एंड W एंड X। उसके बाद जो सबसे पहले आता है, आप जो मेन है इन सबसे पहले जो आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं या फिर आप प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को स्प्लिंटेज, या फिर स्प्लिंटेज तो आप पेशेंट को जो करके लाएंगे, जब भी आप पेशेंट को देखेंगे रोड साइड पे इंजरी हुई है, उस स्प्लिंटेज को जो प्रॉपर स्प्लिंटेज मेथड है उसमें कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद जब आपने पेशेंट को सबसे पहले एंटीबायोटिक्स दी, फिर एनाल्जेसिया दिया जैसे कि PA एंड S, देन वी हैव T एंड WX। सो S से जो है स्प्लिंटेज जो आपने पहले दी थी, उस स्प्लिंटेज को या तो कैरी कर लिया जाएगा या फिर उसकी जगह कोई और डिवाइस बाइंड कर दिया जाएगा, जो कि प्रॉपर ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट में अवेलेबल होंगे। देन वी हैव द T को आप बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले जो W का यूज होता है, W मतलब होता है वुंड केयर। जब भी पेशेंट प्रेजेंट करेगा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, तो सबसे पहले जो वुंड केयर की जाएगी, कैसे, जो वुंड है उसको डिब्राइड किया जाएगा। डिब्राइड मतलब जो भी टिश्यू
जिसकी डेथ हो गई है, मतलब जो टिश्यू नेक्रोसिस की वजह से, ब्लड लॉस की वजह से उनकी जो है अब वायबिलिटी जो है वो मेंटेन नहीं है, अब वो टिश्यू काम नहीं आ पाएंगे, तो उनको हटाना पड़ेगा। या फिर कोई भी अगर जैसे कोई पेशेंट सपोज कोई इंजरी हुई, कोई रोड साइड एक्सीडेंट हुआ, जब पेशेंट गिरा तो जो सैंड वगैरह थी जो जमीन पे वो भी लगी होगी, तो उस सबको क्लीन करना टैप वाटर से, सलाइन से, एक सेप्टिक कंडीशन में उसको क्लीन करना है, ठीक है। तो इन सब चीजों का जो रोल आता है वो आता है हमारे वुंड केयर में। साथ ही साथ अगर कोई फ्रैक्चर का बोन पीस अगर वो बाहर निकल के गिर गया या फिर बाहर इतना निकल गया है कि स्किन को यहाँ टच कर रहा है, वो बार बार रब कर रहा है स्किन को, तो उसको भी हाथों हाथ मेंटेन करना पड़ेगा। देन वी हैव लास्ट, दैट इज टी पे आप मेंटेन करेंगे पेशेंट का टीटनेस का इंजेक्शन लगाएंगे, क्योंकि टीटनेस के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जब भी ओपन कोई इंजरी होती है। देन लास्ट वी हैव द एक्स स्टैंड फॉर रेडियोग्राफ, दैट इज एक्सरे। आप एक्सरे करा के देखेंगे कि पेशेंट को क्या जो आपको ओपन फ्रैक्चर दिख रहा है, क्या उसके अलावा भी कोई फ्रैक्चर है। उसके अलावा फ्रैक्चर देखने के लिए आप सबसे पहले तो जो उसका प्रोक्सिमल और डिस्टल जॉइंट है उसका एक्सरे कराएंगे और उस पर्टिकुलर लिम्ब का एक्सरे कराएंगे। तो ऐसे आप याद करेंगे कि कौन से मेजर्स आप लेंगे जब भी आप इमरजेंसी सेंटर में पेशेंट को लेके आ चुके हैं, उसका याद कर सकते हैं पास, एक्स एंड डब्ल्यू, या डब्ल्यू एंड एक्स। तो पास से आपका हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट, दैट इज सबसे पहले प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देंगे, देन एनाल्जेसिया देंगे, देन स्प्लिंटेज करेंगे, देन उसके बाद आप T4 अप्लाई करेंगे यहाँ पे टीटनेस का इंजेक्शन, प्रोफाइलैक्टिक इंजेक्शन, देन वी हैव वुंड केयर, देन एक्सरेज। तो इन सब का फॉलो करेंगे। उसके बाद अब आप आते हैं डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में मतलब कि जो वुंड हुआ है उसको ट्रीट करना है, जो फ्रैक्चर है आपका मेन रोल है कि जो ओपन फ्रैक्चर उसको सबसे पहले क्लोज में कन्वर्ट करना है आपको, उसके बाद आपको फ्रैक्चर को ट्रीट करना है। साथ ही साथ पहले जब आपने इमरजेंसी केयर से पेशेंट को लेके आएंगे, मतलब उसका जो वाइटल्स हैं वो स्टेबल हो चुके हैं, तो आप अब यहाँ पे कैसे कैसे उस जो डेफिनेटिव केयर कर सकते हैं। सबसे पहले जो ओपन वुंड है उसको ट्रीट करना पड़ेगा। उसके लिए कभी कभी लगाए जाते हैं कि अगर बहुत ही पंचर्ड वुंड है, स्मॉल वुंड है, उसमें बस सिंपल सूचरिंग कर दी जाती है और उसे कहते हैं प्राइमरी सूचरिंग। प्राइमरी सूचरिंग का यूज करके वुंड को बस उस जिस एरिया में वुंड था वहीं पे प्लास्टर कास्ट लगा दिया जाता है और वहाँ पे एक वुंड विंडो बना दी जाती है, जिसको हम बार बार चेक करते रहते हैं कि वहाँ पे इन्फेक्शन और राइस नहीं हो रहा, या फिर जहाँ सूचर की वहाँ पे कोई और इंजरी तो नहीं आ रही है। कभी कभी क्या होता है कि जो वेसल्स जो कट हो जाती हैं उनको भी ठीक करना पड़ता है, उनको भी लाइगेट करना पड़ता है, या फिर कोई टेंडन कट जाता है अगर किसी बोन के सेगमेंट के हिलने की वजह से कट कर देता है, उसको भी टेम्परेरी बाइंड कर दिया जाता है, बाद में परमानेंट उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। आज से 150 साल पहले अगर किसी को ओपन वेस्कुलर इंजरी होती थी ट्रॉमा के बाद तो उसको नियर टू डेथ मारा जाता है, लेकिन फिर एक डॉक्टर एम्ब्रोज, उन्होंने एक टेक्निक डेवलप की जिसके थ्रू जो कट वेसल्स होती है उनको वापस जोड़ दिया जाता है। तब से अब तक जो है वो बहुत सारा सर्जरी जो है डिमांडेड सर्जरी है और बहुत ज्यादा उसका यूज होता है टू प्रिवेंट एम्पुटेशन, तो उस सर्जरी का यूज किया जाता है। और कुछ केस में अगर बहुत ज्यादा सीवियर ट्रॉमा हो, इट इज वेरी रेयर नाउअडेज कि कोई बहुत ज्यादा क्रश इंजरी है कि जो आपके टिश्यूज हैं, बोन है, बिल्कुल वो क्रश हो चुके हैं, उनमें कोई भी वायबल टिश्यू नहीं बचा है, उस केस में आपको एम्पुटेशन तक करना पड़ सकता है इमरजेंसी और डेफिनेटिव केयर के अंडर ही। साथ ही साथ कुछ जगह पे अगर बहुत ज्यादा टिश्यू लॉस है तो वहां पे आपको मसल फ्लैप लगाने पड़ते हैं, या फिर आप ग्राफ्ट का यूज कर सकते हैं जिसको हम प्लास्टिक सर्जरी भी कहते हैं, उसका भी यूज करना पड़ता है। अब बात करते हैं फ्रैक्चर हीलिंग में कि फ्रैक्चर का कैसे मेंटेन किया जाता है। फ्रैक्चर को मेंटेन करने के लिए या तो आप सिंपल एक अगर रिड्यूस हो चुका है फ्रैक्चर और फ्रैक्चर का जो वुंड है, ओपन वुंड बहुत ही स्मॉल वुंड है, तो उसको हम जो है मेंटेन होने देते हैं और उसके ऊपर हम कास्ट लगा के रिड्यूस करके एक विंडो छोड़ देते हैं। तो ये होता है सबसे पहला मैनेजमेंट। अगर साइज बड़ा है जो वुंड का तो उसको हम टर्शियरी मैनेजमेंट देते हैं। टर्शियरी हीलिंग का मतलब होता है कि आप पहले वुंड को थोड़े दिन ऐसे ही रहने देंगे जब तक उसको ड्रेसिंग करके छोड़ देंगे। जब वो वुंड थोड़ा उसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंडरी स्टेज जब पार कर जाएगा, उसके बाद थोड़ा आप सूचर कर देंगे। तो ये होता है टर्शियरी। देन उसके बाद जब आपका पेशेंट आ चुका है, आप तो फ्रैक्चर ट्रीट कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 पिन इंसर्ट कर सकते हैं प्रोक्सिमल और डिस्टल सेगमेंट बोन के। सपोज ये बोन थी, इसके बाद आपने ये फ्रैक्चर हुआ, आपने इसको रिड्यूस करके एक पिन यहाँ से डाली, एक पिन यहाँ से, फिर उसके चारों तरफ एक आपने कास्ट लगा दिया, उसको इमोबिलाइज कर दिया, तो ये भी एक ट्रीटमेंट यूज किया जा सकता है। या फिर आप ट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा अगर एक्सटेंसिव इंजरी हो पेशेंट को, बहुत ज्यादा ओपन इंजरी हो, और उस केस में आप यूज कर सकते हैं स्केलेटल ट्रैक्शन का, या फिर आप यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल फिक्सेटर का, जो एक बाहर प्लेट सिस्टम लगेगा, उसका भी यूज कर सकते हैं पेशेंट को इमोबिलाइज करने के लिए। सो ये टेक्निक्स आप यूज करेंगे जब भी किसी को ओपन फ्रैक्चर आप सस्पेक्ट करते हैं। साथ ही साथ कुछ कंडीशन में जो स्पेशलाइज सेंटर है वहां पे ओरिफ का भी यूज किया जा सकता है। ओरिफ क्या होता है, ये ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जिसमें कि
रिडक्शन करेंगे ओपन, फिर उसमें कोई प्लेट, नेल और आपका डिफरेंट जो डिवाइसेज हैं उनका यूज करके हम उसे फिक्स कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं ORF। और जिसका रिहेबिलिटेशन फेज आता है, रिहैब का मतलब होता है कि जिस कंडीशन में पेशेंट नॉर्मली था उस कंडीशन में पेशेंट को वापसी लेके आना है, तो वो काम होता है फिजियोथेरेपिस्ट का। और उसकी जो गाइडलाइंस थी हमने पहले वीडियो में रीड कर चुके हैं, वही गाइडलाइंस यहाँ पे फॉलो होंगी। सो आई होप आप इसको समझ चुके होंगे जनरल प्रिंसिपल्स को। ऐसे ही अपने चैप्टर को रिवाइज करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।